Hello everyone, welcome to Chahal Academy. Today we are going to discuss a very important topic of international relations, that is India's neighborhood policy. Let's get started. आज के वीडियो में जो सबसे पहले हमें देखना है that is what is foreign policy. फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को यूटिलाइज करती है. सेकंड, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और किस किस तरीके से वो हमें बेनिफिट और एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है. थर्ड, what was India's neighborhood policy between 1947 and 1962. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में which can be called as the Nehruvian era, इस समय पर हम कौन सी फॉरेन पॉलिसी को यूटिलाइज कर रहे थे, किस पर्सपेक्टिव में हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस मूव कर रहे थे. फोर्थ, what was India's neighborhood policy between 1962 and 1991. this is the time period of इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, और किस डायरेक्शन में हमारे फॉरेन पॉलिसी मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस मूव कर रहे हैं, वही हमें आज देखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू नेशन एंगेज करता है अपने आप को विद द ग्लोबल अफेयर्स, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा नेशनल इंटरेस्ट. जैसे कि इस दुनिया के अंदर इन दिस वर्ल्ड देयर आर मल्टीपल कंट्रीज विच कोएग्जिस्ट टुगेदर. हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट फोरफ्रंट पे रखने की कोशिश करेगी, और जब हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट फोरफ्रंट पे रख रही है तो ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस के कुछ टसल्स और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले. जब इस नेशनल इंटरेस्ट को फोरफ्रंट पे रखा जाता है तो उस पर्सपेक्टिव को, जो मैकेनिज्म यूटिलाइज किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी. अगर पर्टिकुलरली इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस बारे में बात कर रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बात कर रही है टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट. कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, जब भी किसी कंट्री के साथ हम रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसमें रहना चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए. सेकंड, हम बात करते हैं वर्ल्ड पीस और डिसआर्मामेंट को प्रमोट करने की. इंडिया हैज ऑलवेज बीन द टॉर्च बियरर ऑफ पीस एंड डिसआर्मामेंट. हम हमेशा से यही चाहते हैं कि एक पीसफुल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड एग्जिस्ट करे, जिसके लिए डिसआर्मामेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है. सेकंड, हमें देखने को मिलता है यूएस की फॉरेन पॉलिसी क्या है. यूएस की फॉरेन पॉलिसी हमें देखने को मिलेगी जैसा उसका पर्सपेक्टिव है. यूएस इज द टॉर्च बियरर ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म इन दिस वर्ल्ड. तो उसकी फॉरेन पॉलिसी में भी आपको सब्सटेंशियल वैसे ही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, उसकी फॉरेन पॉलिसी बात करती है फ्रीडम को प्रमोट करने की, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की. दुनिया भर में सब बराबर रहें, इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस किया जाए. दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी. नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नेबरहुड पॉलिसी इन आवर फॉरेन पॉलिसी. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नेबरहुड. हमारे जो आसपास की कंट्रीज हैं उनकी क्या रेलेवेंस है जब मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करता हूं. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो मुझे देखने को मिलती है, to maintain the political and economic stability in the neighborhood countries. देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ऐसा माना जाता है कि जैसा आपका नेबरहुड होगा वैसे ही आपकी कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन होते हुए दिखेंगे. तो अगर मुझे मेरी कंट्री स्टेबल चाहिए, अगर मुझे इंडिया स्टेबल चाहिए, तो मेरा फर्स्ट फोकस शुड बी दैट द नियर बाय कंट्रीज, दैट द नियर नेबरिंग कंट्रीज शुड बी स्टेबल पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली. इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं. जैसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हमें 1971 में देखने को मिलती है, उसमें हमें रेफ्यूजी क्राइसिस फेस करना पड़ा था कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉर, जिसमें हमने मुक्ता वाहिनी को हेल्प भी किया और बांग्लादेश लिबरेशन में एक मेजर रोल प्ले किया. नेक्स्ट एग्जांपल इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान का है. जैसे आज की डेट में तालिबान टेक ओवर के बाद कंटिन्यूसली हम एक डिलेमा में हैं कि कहीं कश्मीर मिलिटेंसी में बढ़ावा ना देखने को मिले, कश्मीर मिलिटेंसी हमें बढ़ती हुई ना देखने को मिले. थर्ड, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से तमिलनाडु में रिफ्यूजी क्राइसिस का एक मेजर चांसेस बढ़ता हुआ दिखता है. तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, वैसे ही हमें हमारे यहां भी कुछ ना कुछ थ्रेट्स एंड हिंड्रेंसेस फेस करने को मिलती हैं. आगे बढ़ते हैं. अब अपनी नेबर पॉलिसी अगर हम देखते हैं बिटवीन द पीरियड ऑफ 1947 टू 1962, दिस पीरियड इज नोन एज द नेहरूवियन एरा कॉज दिस पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय द पॉलिसीज ऑफ जवाहरलाल नेहरू. हम यहां बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की, जो सबसे पहले इंडिया ने अपनाई थी. रीजन बीइंग, हम एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, वर्ल्ड ऑलरेडी डिवाइडेड था दो ब्लॉक्स में, कैपिटलिस्ट ब्लॉक विच वाज लेड बाय यूएस एंड द कम्युनिस्ट ब्लॉक विच वाज लेड बाय
यूएसएसआर। तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना खोने के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया। लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू आ जाता है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाते टाइम हम ये भूल गए कि हमारी नेबरहुड पॉलिसी थोड़ा सा इंपैक्ट हो रही है, और उस समय पर हमारी नेबरहुड पॉलिसी को ज्यादा टेंशन नहीं मिल पाया। सिमिलरली नॉन अलाइनमेंट को एक और चीज के लिए याद किया जा सकता है, विच इज कंट्रीज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट मेथड्स और इश्यूज को लेके आप कितने ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, कितने ज्यादा ऑटोनॉमिकली, कितना ज्यादा ऑटोनॉमसली आप ये डिसीजंस ले पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो नैम ने हमें ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करी। सिमिलर पीरियड में हमें एक पंचशील एग्रीमेंट देखने को मिला था। जो पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है? दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954। इसको प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस भी बोलते हैं, बेसिकली एग्रीमेंट फॉर कोएग्जिस्टेंस। इसके अंदर हमें 5 पॉइंट मिलते हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसा फर्स्ट पॉइंट हमें दिख रहा है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है हम एक ज्योग्राफिकल एंटिटी हैं, हमारी कुछ बॉर्डर्स हैं, हमारे कुछ सीमाएं हैं, किसी भी तरीके से कोई उन्हें इंपैक्ट ना करे, किसी भी तरीके से कोई उन्हें हार्म ना पहुंचाए, उसी को हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सेकंड टर्म जो मुझे यहां देखने को मिलती है वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो जब मैं डिसीजन लूंगा रिगार्डिंग माय पर्सपेक्टिव्स, रिगार्डिंग माय इश्यूज, तो उसमें किसी और का इंटरफेरेंस मुझे देखने को नहीं मिलना चाहिए। यह फर्स्ट पॉइंट हमारा हमें एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंडली, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन का मतलब होता है कि दोनों कंट्रीज, इंडिया एज वेल एज चाइना, दोनों पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करेंगी। आपस में ये एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज नहीं अपनाएंगे। थर्ड, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। इसका मतलब यह है कि जब मेरे यहां कुछ इंटरनल प्रोसेस चल रहा है या फिर इंटरनल प्रोटेस्ट चल रही है, तो उस समय पर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता या मैं ये नहीं चाहता कि कोई और कंट्री आके मेरे इंटरनल रीजनिंग में इंटरफेयर करे, इंटरनल थॉट्स में इंटरफेयर करे। इसी को हम बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। फोर्थ, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इट सिंपली मींस कि इंडिया और चाइना शुड ऑलवेज बी ऑन द सेम टेबल, शुड ऑलवेज बी ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉइन। वो किसी भी तरीके से अपोज नहीं करेंगे एक दूसरे को, वो इक्वालिटी मेंटेन करेंगे इन द डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं है कि चाइना कोई ऐसा डिसीजन ले ले विच कैन हार्म द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया कोई ऐसा डिसीजन ले ले विच कैन हार्म द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। तो वो चीज भी हमें एक्नॉलेज करनी है इस पर्टिकुलर पंचशील एग्रीमेंट के अंदर। फिफ्थ इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दिस पर्टिकुलरली मींस बोथ इंडिया एंड चाइना साथ में कोएग्जिस्ट करने की कोशिश करेंगी, दोनों ग्रोथ की तरफ मूव करेंगी, लेकिन एक दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म करे बिना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पंचशील एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यहां 1962 से 1991 तक की जो हमारी नेबरहुड पॉलिसी रही है, विच वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। इसमें हमें पता चलता है कि इंडिया ने एक एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट की थी, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे इंडिया का इंटरवेंशन जो 1971 वॉर में देखने को मिल रहा है, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट हो गया एंड बन गया बांग्लादेश। ऐसे टाइम पे जो नेक्स्ट एग्जांपल मुझे देखने को मिलता है वो है इंटरवेंशन इन मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये राजीव गांधी के पीरियड में हुआ था। मालदीव्स के अंदर हमने ऑपरेशन कैक्टस किया था, जहां एक मिलिट्री कू हो रहा था, वहां हमने लेजिटिमेट गवर्नमेंट को गिरने से बचाया। सिमिलरली 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज के हमने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के अगेंस्ट एक फाइट स्टार्ट की थी टू प्रोटेक्ट दी श्रीलंकन गवर्नमेंट। उसको हम देख सकते हैं, दीज जस्टिफाई दी एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज ऑफ इंडिया। अदर देन दैट हमारा फोकस रहा था सिक्योरिटी पे, और ये हम फोकस को फुलफिल कैसे कर रहे थे? वी वर फुलफिलिंग इट बाय फाइटिंग द मिलिटेंट्स अब्रॉड, जैसा कि हमें श्रीलंका और मालदीव्स में देखने को मिलता है। अदर देन दैट सेम पीरियड में, सेम टाइमलाइन में हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसे हम बोलते हैं पोखरन 1, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। यहां हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा सैंक्शंस भी झेलने को मिले थे फ्रॉम द यूएस एंड इट्स एलाइज। अदर देन दैट सेम पीरियड में हम अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ रीजनल पावर इन साउथ एशिया स्पेसिफिकली। लेकिन जहां तक माना जाए तो ये एक फेलियर ही कहा जाएगा, क्योंकि हम खुद को रीजनल पावर की तरह असर्ट नहीं कर पाए थे। कारण
कॉज हम प्रोवाइड नहीं कर पाए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू आवर नेबर्स। वो जो बिग ब्रदर सिंड्रोम देखने को चलता है कि जो उनके अंदर डर है कि कहीं हम उन्हें डोमिनेट ना कर लें, वो पर्सपेक्टिव हमें यहां देखने को मिला, जिसकी वजह से हम ये वाला गोल अपना अचीव नहीं कर पाए। अदर देन दैट 1991 में जिस टाइम ये पीरियड खत्म होता हुआ दिखता है हमें, उस समय यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो हमारा एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। 1971 अगस्त में हमने इंडो यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की और रशिया ने हमें काफी ज्यादा हेल्प भी की ड्यूरिंग दी 1971 वॉर। अदर देन दैट हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं इन 1991, जिसकी वजह से हमारा जो आउटलुक है टुवर्ड्स आवर फॉरेन पॉलिसी वो कंप्लीटली शिफ्ट होता हुआ दिखेगा आपको इन दी पोस्ट 1991 एरा। ये एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद हम एक ओपन इकोनॉमी बन गए, जिसके बाद हमारे रिलेशंस जो हैं कैपिटलिस्टिक कंट्रीज के साथ, बेसिकली यूएस और उसके एलाइज के साथ काफी अच्छे होते हुए मिलते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।